हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सर, क्या बताने वाला हूं तो एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का ये आप देख रहे हैं अध्याय 11, जिसका नाम है विद्युत। अभी हम पढ़ने वाले हैं विद्युत, है ना। और ये रहेगा वन शॉट, यानी एक ही वीडियो में इसको हम समाप्त करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। और जो भी अध्याय होता है उसके पेज के प्रश्न हो गए या पाठ के प्रश्न हो गए, मतलब अभ्यास के प्रश्न हो गए, है ना, उन सभी को हम कंप्लीट करा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सर। और हाँ, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com और वहां पे जा करके सर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि भाई विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, है ना, धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, ये सब के बारे में भी पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिफिनेशन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, कि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है ना, तो किसी पदार्थ का वह गुण, मतलब कोई पदार्थ है उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी के हिसाब से चलता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाता है ना, जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, है ना। और विद्युत आवेश को इसमें हम Q से दर्शाते हैं, कहीं कहीं आप कैपिटल Q से भी दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q से इसे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समझो कि जैसे कि ये हम पेन ले लो, कोई भी ले लो, सिर पर अगर घिसोगे तो घिसने के बाद छोटे छोटे कण कागज के टुकड़े होते हैं, इसमें चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, क्योंकि उस पर आवेश आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आकर्षित कर लेता है उस पेपर को, यानी कागज के टुकड़े को। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर वह क्वालिटी जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह जो होता है वो उत्पन्न हो जाते हैं उसमें, है ना, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है सर, अगर आपसे पूछेगा कि आवेश का एसआई मात्रक बताइए तो आप कहेंगे कूलॉम, जिसे सी से दर्शाते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कहने का मतलब ये हुआ कि आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कूलॉम का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे कूलॉम। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कूलॉम ही बोला जाएगा। एसआई का मतलब ये होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बोला जाना, है ना, एक ही चीज। ओके, अब मान लो कि जैसे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो दुनिया की किसी भी क्षेत्र में जाओ तो बल का एसआई मात्रक वहां न्यूटन ही बोलेगा। अब जैसे कि एसआई मात्रक से थोड़ा अलग हम देखते हैं नाम, जैसे कि अगर प्याज जानते हैं तो प्याज हम लोग यहाँ प्याज बोलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में चले जाइए तो कांदा बोलते हैं, तो नाम तो चेंज हो गया। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होता है। अगर आवेश का एसआई मात्रक चलो भारत में कूलॉम बोला जा रहा है तो अमेरिका में भी कूलॉम ही बोला जाएगा, है ना, पाकिस्तान में भी कूलॉम ही बोला जाएगा, इसीलिए एसआई मात्रक इसको सूचित करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया एसआई का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब मेरे भाई ये देखना कि आवेश बराबर जो आप ये देख रहे हैं NE, इसको समझ लेते हैं कि आवेश बराबर जो NE है, अगर कोई भी मान लो कि आपको दे दे क्वेश्चन कि किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, उसका आवेश ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो उसका आवेश ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम ज्ञात करते हैं Q बराबर NE। अब समझेंगे ये Q तो आवेश है सर, N क्या है और E क्या है, तो N जो होता है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाता है, ये N क्या करता है, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाता है। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, यहां देख लेना 1.6 गुने 10⁻19 कूलॉम होता है। इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत।
एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 टू दी पावर 19 कूलम, राइट है ना। एन हमारे पास दर्शा दे कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब मान लो कि क्वेश्चन दे दिया कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, तो उसका निकालने के लिए कह दिया आवेश ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करो? मान लो कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो इसका आवेश ज्ञात करना है, तो Q बराबर क्या निकालेंगे? NE से निकालेंगे। तो यहां से N हमारे पास क्या 6, तो 6 और गुने में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने आवेश, मतलब कितने कूलम, ये इतना 1.6 गुने 10 टू दी पावर 19। तो E के जगह पे इतना वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 1.6 गुने 10 टू दी पावर 19 है ना, और पुट कर देंगे, हमारे पास आवेश निकल जाएगा, है ना। इन सभी को गुना कर देंगे तो आवेश हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में C लगा देना। C क्यों लगाते हैं? क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो ये दर्शाता है C कि भाई हमने जो निकाला है वो आवेश निकाला है, राइट। तो आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। ऐसा किसी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप बना सकते हो, है ना। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो उसके आवेश ज्ञात कीजिए, तो इसकी मदद से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, राइट। चलो मेरे भाई, तो आपने समझ लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो पानी पी लीजिए ना सर। लो हमने पी लिया। अब रही बात आगे हम चलते हैं सर। विद्युत आवेश जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के सर? 2 प्रकार के, है ना। एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। यहां मैंने लिख दिया पहला धनावेश और दूसरा जो होता है वो ऋण आवेश होता है। अब समझेंगे कि सर कि धन आवेश क्या है और ऋण आवेश क्या है। कौन वर्ड खुजली परेशानी नहीं ना हो रहा है पढ़ रहे तो? होना भी नहीं चाहिए, हो जाएगा तो डॉक्टर से इलाज करवा लीजिएगा, बेहतर रहेगा। नहीं तो पंकज सर तो बढ़िया से कूट करके इलाज करते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है। तो धन आवेश किसे कहते हैं सर? मैंने लिखा कि कांच की छड़, कोई कांच की छड़ ले लीजिए, उस छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त जो आवेश होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। कांच की छड़ को, जैसे कि हम यहाँ पे दर्शाते हैं, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कांच की छड़ है, इसको जब रेशम की धागे से रगड़ा जाएगा तो इसमें जो आवेश उत्पन्न होगा उसी को हम धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? धन आवेश कहते हैं, राइट। तो आपने यहाँ पे देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ऋण आवेश किसे कहते हैं सर? तो मैंने लिखा एवोनाइट की छड़ हो, एवोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से, अब रेशम के धागे से नहीं, ऊन के धागे से, तो एवोनाइट के छड़ को ऊन के धागे से जब रगड़ा जाता है तो इस प्रकार जो प्राप्त आवेश होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एवोनाइट का छड़ क्या होता है सर? यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास एवोनाइट का छड़ है ना। इसमें सल्फर की मात्रा लगभग 25% होती है। कितनी होती है? 25% होती है। ये हमारे पास एवोनाइट का छड़ है। जब इसको हम ऊन के धागे से रगड़ते हैं तो इसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं, राइट। तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे देखिए कि मैंने कुछ 2 पॉइंट लिखा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ऋण आवेश और धन आवेश के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिक मात्रा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋण आवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब देखो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर अधिक मात्रा में तो उससे ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं सर। भाई विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा, जैसे कि कोई चालक तार ले लो और उसमें जो धारा बह रही है तो उसी को विद्युत धारा, यानी धारा के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। हेलो, अरे गेट खोलिए, गेट पे कोई है, गेट खोलिए ना। हो जाता है बीच में, यहां पे हमको आवाज जल्दी पहुंच जाता है, अंदर नहीं पहुंचता है, इसलिए हमको बोलना पड़ जाता है। हाँ, तो विद्युत धारा, तो जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है, जब किसी चालक तार से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है।
दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, राइट। और विद्युत धारा बराबर क्या, विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं, है ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है ना। और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। Q हमारे पास आवेश है, T हमारे पास समय है, तो विद्युत धारा बराबर हमने लिखा कि आवेश बटा समय, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है सर, एम्पियर होता है, ये आप ध्यान रखना, है ना। और एक एम्पियर बराबर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, तो एक एम्पियर बराबर होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक एम्पियर में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर बॉडी में 1 एम्पियर का झटका लगता है ना, 1 एम्पियर का झटका लगता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं 1 सेकेंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में धड़ाम से घुस जाते हैं, है ना। 10 एम्पियर का झटका लगता है और कस के झटका लगेगा, है ना, धड़ाम धड़ाम मारेगा एकदम, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, देखो। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, जैसे परिपथ बनाते हैं ना, जैसे कि मान लो कि एमीटर लगा दिया, है ना, बैटरी लगा दिया, कुंजी लगा दिया, है ना, स्विच लगा दिया और स्विच को ऑन कर दिया, तो वो एक परिपथ का रूप ले लेता है ना। तो उसी परिपथ में कह रहा है विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, है ना। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो याद रखना, आमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर, आमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे आमीटर, राइट। यहां पे देख सकते हैं, ये हमारे पास आमीटर का चित्र है, ओके, है ना। और किस किस में मापा जाता है ये आप देख लो। मापा जाता है एम्पियर में, मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में, इन तीनों चीज में मापा जाता है, ठीक है। और जोड़ा किस में जाता है सर, आमीटर को किस में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी जब विद्युत परिपथ बनाते हैं तो उसमें देखिएगा कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मैं एक पॉइंट बात बोल रहा हूं, फैक्ट बात याद रख लेना, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, है ना, या इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखो, एक वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, कौन, एक वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण है जिसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बाकी के जितने भी उपकरण हो गया, चाहे एमीटर हो गया, चाहे तार क्रॉसिंग हो गया, चाहे बैटरी हो गया, चाहे बल्ब हो गया, चाहे स्विच हो गया, इन सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बस एक समांतर क्रम में एकलौता जो है वो जुड़ता है, वो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ता है, बाकी के जो भी उपकरण बच जाएंगे वो सारे के सारे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे कि आमीटर, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, बैटरी हो गया वो भी श्रेणी क्रम में, बल्ब हो गया वो भी श्रेणी क्रम में, है ना, इस तरीके से जोड़ते हैं, राइट। आपने देख लिया। और 1 एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैंने बता रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, ये हमारे पास विद्युत परिपथ है। आप सोच रहे होंगे ना कि विद्युत परिपथ क्या होता है। देखो, इस तरीके से विद्युत परिपथ बनाते हैं। बल्ब ले लिया, है ना, फिर वायर ले लिया, है ना, यहाँ पे बैटरी लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्विच से हमने जोड़ रखा है ना। जैसे ही स्विच ऑन कर देंगे तो बल्ब जलने लगेगा, है ना। स्विच ऑन है तब तक हम कहेंगे ये परिपथ है, स्विच ऑफ रहेगा तो हम नहीं कहते कि ये परिपथ है, खुला परिपथ हो जाएगा फिर, है ना। तो ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। तो यहां पे देखो, विद्युत परिपथ, किसी विद्युत धारा से सतत बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा बंद है, बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, कुंजी लगा हुआ है और स्विच ऑन है, तो इस तरीके से ये बंद पथ है एक, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ है ना। इसी में क्या है, विद्युत परिपथ, है ना। तो मैंने लिखा किसी विद्युत धारा के सतत बंद तथा बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से सर समझ लिया। अब क्या करेंगे सर, अब जो करना है करो ना। यहां से हो गया, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो, उदाहरण में यहां चलते हैं, उदाहरण 11.1 इस पर हम चलेंगे सर। यहां पे क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब
उदाहरण 1.1 कि ये हमारे पास क्या है सर, ये जो है ना क्वेश्चन है सर, क्या है क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा कितना है हमारे पास, है ना, यानी आई विद्युत धारा दिया गया है 0.5 एम्पियर, राइट। धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है ना। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, है ना, क्या है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें आवेश ज्ञात करना है, यानी Q बराबर ज्ञात करना है। मेरे भाई विद्युत धारा ये है और 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, मतलब समय हमारे पास 10 मिनट है, यानी T जो हमारे पास है वो 10 मिनट दे रखा है। कितने, 10 मिनट, है ना। अब मेरे भाई 10 मिनट दे रखा है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए कन्वर्ट करते हैं, लिखेंगे 10 और गुने में सेकंड। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रहा 60, तो बराबर हो जाएगा 600 सेकंड, राइट। ये हमारे पास हो जाएंगे, ओके। तो मेरे भाई ये आ गया T, है ना, इधर धारा, और हमें निकालना है Q यानी आवेश। और आवेश बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यानी Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा गुने में समय होता है, राइट। ये फॉर्मूला है। तो विद्युत धारा हमारे पास कितना है सर, 0.5 एम्पियर, और गुने में T यानी समय है 600, तो हम लिखेंगे 600, दशमलव हटा तो बट्टे में 10, ये 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30, आई 0 तो 0, 300, है ना। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है सर, कूलम होता है, तो कूलम लगा दो, सी लगा दो उसके लिए, है ना। तो हमारे पास 300 कूलम, ये हमारे पास आंसर निकल करके आए। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से, राइट। चलिए इसी प्रकार हम चलते हैं आगे। अब आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का बहाव, इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव बहता है, वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप इतना बड़ा शब्द देख रहे हैं, है ना, इसका एक ही उत्तर है, मैं समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन का बहाव जो होता है ना, वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। मतलब ये जो निगेटिव जो होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, यानी उसको आगे की तरफ धकेलता है। और ये पॉजिटिव वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, अपने अंदर लेता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यही इसमें इतना बड़ा शब्द में लिखा गया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन का बहाव में इलेक्ट्रॉन की बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल, ये हमारे पास बैटरी है, इसके ऋणात्मक टर्मिनल ये है, तो ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते हैं, है ना, भेजते हैं, तथा धन टर्मिनल पर आवेश पर आकर्षित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करता है, अपने अंदर अपनी ओर खींचता है, आकर्षित होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, है ना, प्रवाहित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स, है ना, धन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से वे बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना, इस बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी उसके अंदर चले जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाता है, मतलब पुनः ऋण टर्मिनल पे आ जाता है, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, राइट। तो ये आपने देख लिया। कुछ है, आपको लग रहा है इतना बड़ा शब्द है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का बहाव पूछ रहा था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखो, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन का बहाव तो देखा, अगर आपसे कोई कहे कि धारा का बहाव बताइए, यानी विद्युत धारा जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका बहाव बताइए, तो क्या बताएंगे। देखो, विद्युत धारा का जो दिशा होता है ना, वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, विद्युत धारा का दिशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों को याद करके रख लेना। इलेक्ट्रॉन का बहाव निगेटिव टू पॉजिटिव और विद्युत धारा का बहाव पॉजिटिव टू निगेटिव, राइट। ये आपने देख लिया। इसका कारण क्या है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कारण,
समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित करते हैं। अब इनको समझो कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कहने का मतलब जैसे कि प्लस प्लस वाला है ना, प्लस प्लस, ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम सेम रहेगा, समान रहेगा, तो ये इन दोनों को दूर भेजेगा। जैसे चुंबक ही ले लेते हैं, जैसे बीच में से तोड़ देते हैं ना, उलट करके देते हैं तो ये समान रहता है, वो दोनों को पीछे भेजता है, प्रतिकर्षित करता रहता है ना। तो भाई आप देख लिया कि हमारे पास समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि माइनस माइनस हो गया तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन वही अगर माइनस प्लस की बात किया तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या फिर प्लस माइनस की बात किया तो ये भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो वही चीज है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया सर। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। आइए चालक के बारे में जान लेते। चालक क्या होता है, जिसमें बिजली बहते हैं, है ना, उसे चालक कहते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने दे, है ना, उसी को हम चालक कहते हैं, होने देते हैं तथा चालक होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण तांबा, सिल्वर, एल्यूमिनियम इत्यादि। कोई ज़्यादा नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन सभी में विद्युत आवेश आसानी से चला जाता है, यानी विद्युत इसमें आसानी से बहता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास चालक है जिसमें बिजली आसानी से बह सके। राइट। कुचालक के बारे में जान लेते हैं, जिसमें बिजली न बहते हो, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, है ना। तो वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वह वे पदार्थ विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, एवोनाइट का छड़ हो गया, कांच इत्यादि, ये सारे के सारे। राइट। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चालक और कुचालक ये आपने देखा। अब बात करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे मेरे भाई, ये विद्युत विभव है क्या, ये विद्युत विभव है क्या। विद्युत विभव के बारे में बेहतरीन तरीके से समझते हैं सर। यहाँ क्या कहता है कि किसी इकाई, क्या कहता है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जैसे कहता है किसी इकाई धन आवेश को, किसी इकाई, मान लो कि किसी इकाई ये धन आवेश है ना, इस इकाई धन आवेश को एक बिंदु से, है ना, धन आवेश को अनंत से, मान लो ये अनंत है, अनंत से किसी बिंदु, मान लो कि इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं, है ना। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं, है ना। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है सर, तो वोल्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। और V बराबर क्या होता है, W/Q, यानी V बराबर W/Q होता है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो ये आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो विद्युत विभवांतर। अभी विभवांतर के बारे में जानेंगे। विद्युत विभवांतर के बारे में क्या है, तो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे कि एक बिंदु ये है ना, एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, दूसरे बिंदु तक कहता है इकाई धन आवेश को, ये हमारे पास चलो पॉजिटिव धन आवेश है, तो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाते हैं। और विभवांतर को वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है, यानी वोल्ट मीटर द्वारा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर, अगर आपसे कोई पूछे कि विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहना वोल्ट होता है। विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट। परिभाषा में देखो, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं, है ना। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब जैसे आपसे कोई पूछे कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप कहेंगे हमेशा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है सर। राइट। कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत। जैसे कि देखो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे कि मान लो कि इस तरीके से है ना पथ जा रहा है ना, विद्युत परिपथ है, तो इसमें यहाँ पे वोल्टमीटर को जोड़ देगा, राइट, ये समांतर क्रम में जुट गया। और श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम जैसे इसी लाइन में मान लो कि इस कुंजी को जोड़ दिए, है ना, तो ये सब श्रेणी क्रम हो गए, ये हमारे पास समांतर क्रम हो गए, राइट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे देख लो, देखो वोल्टमीटर यहाँ पे हमारे पास क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है कि नहीं। बाकी के एमीटर हो गया ये श्रेणी क्रम में है ना, कुंजी हो गया ये भी श्रेणी क्रम में है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वोल्टमीटर ये समांतर क्रम में है, नीचे जो है यही समांतर क्रम है और ये सब श्रेणी क्रम, एक सीध में जो श्रेणी क्रम में है। तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम समझा है ना। अच्छा, उदाहरण 11.2 है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है ना, कितना कार्य किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। देखो कहता क्या है सर, पहले कि 12 वोल्ट विभवांतर, तो हमारे पास वी विभवांतर हमारे पास कितना है, 12 वोल्ट है, ये लिखो हल 12 वोल्ट है। इन दोनों बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, आवेश यानी क्यू बराबर हमारे पास है कितना, 2 कूलम, है ना। आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, मतलब आपको W ज्ञात करना है कि कितना कार्य किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, W है ना, W ज्ञात करना है, यानी वर्क ज्ञात करना है कि नहीं। तो देखो बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझे। देखो W बराबर, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो इसलिए लिख देते हैं कि आप लोगों को जो होता है ना, हमको PDF देना होता है ना, इसलिए, राइट। चलो W बराबर V गुने Q होता है, तो V हमारे पास क्या है, 12 है वोल्ट, और गुने में Q हमारे पास क्या है, 2 है। गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। तो वर्क यानी कार्य हमारे पास ये आ गया, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है कार्य का, वो होता है जूल, तो हमारे पास जूल आ गया, 24 जूल आंसर, राइट। तो देखो कितना सिंपल है, हमने इसको सॉल्व कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, 11.2 हो गया। अब लो सेल या बैटरी को समझते हैं, सेल में क्या अंतर है और बैटरी में क्या अंतर है। ये हमारे पास बैटरी है ना, और ये हमारे पास सेल है। इसके चिन्ह को समझते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये प्लस है और इधर माइनस है, ये हमारे पास सेल है। और यही सेल 2 3 4 सेल मिल करके किसका निर्माण कर देता है, बैटरी का निर्माण कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेल है ना, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ है, मतलब 2-3 सेल मिल करके, यानी 2 या 2 से अधिक सेल मिल करके हम बैटरी का निर्माण कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सेल यहाँ पे देखो कई लगे हैं, 2-3 लगे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये बैटरी है। सेलों के संयोजन को ही हम बैटरी कहते हैं, इसलिए तो ये हमारे पास बैटरी है ना, और ये हमारे पास ये सेल और ये बैटरी, दोनों में अंतर आपने समझ लिया इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं सर। बैटरी ये देखो एक साइड का, है ना। बैटरी देखो 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये डिफिनेशन भी लिख दिया कि बैटरी किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं, राइट। ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे। अब देखो सारणी 1.1, यहाँ पे कुछ चिन्ह है, प्रतीक है ना, कुछ अवयव दिए गए हैं, उन सब के बारे में हम जान लेते हैं। ये सब जान लेंगे तो और भी हमारे मतलब आगे काम आने वाला है, इस बात को ध्यान रखना, राइट ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखो अवयव दिए गए हैं और इस तरह प्रतीक दिए गए हैं। सबसे पहले विद्युत सेल, विद्युत सेल का चिन्ह कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, एक बड़ा लाइन फिर छोटा लाइन, इधर प्लस और इधर माइनस, ये हमारे पास बैटरी सेल का है, विद्युत सेल का है। उसके बाद बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, है ना, सेलों का संयोजन कह लो या बैटरी कह लो, सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। तो एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा है ना, तो ये हमारे पास क्या है, तो एक सेलों का संयोजन है, यानी बैटरी है। बैटरी का इस तरीके से बना सकते हो,
लो कैमरा फ्रीज कर दिया, फिर हमको एडिट करना पड़ेगा। यार हद होती है ना हर चीज का। आइए, तो हम कहाँ पे थे, ये बैटरी अथवा सेलों के संयोजन का कुछ इस प्रकार का चिन्ह है। उसके बाद खुली यानी प्लग कुंजी अथवा स्विच, स्विच होता है ना टिपटिपुआ बटन ऑन ऑफ करने वाला, वही है ना। तो खुली प्लग या कुंजी अथवा स्विच, इसी को कहते हैं। ये देखो ये कौन सा स्विच है, ये ऑफ वाला स्विच है। इस प्रकार का हम चिन्ह लगाते हैं स्विच का। और उसके बाद बंद प्लग यानी कुंजी अथवा स्विच, ये ऑन स्विच हुआ, ये बिंदु जो लगा दिए ये ऑन है, स्विच ऑन है, ठीक है, तो उसको हम बंद कुंजी कहते हैं, राइट। उसके बाद तार संधि, ये हमारे पास टी ज्वाइंट जो आप देख रहे हैं इसी को हम तार संधि कहते हैं। आगे देखते हैं चिन्ह, है ना। और ये रहा बिना संधि के तार यानी तार क्रॉसिंग, ये आप देख सकते हैं ये तार क्रॉसिंग है। विद्युत बल्ब, बल्ब का कुछ इस तरीके का निशान होता है। वहीं प्रतिरोध, प्रतिरोध का कुछ इस प्रकार का निशान होता है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद परिवर्तित प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, ये हमारे पास धारा नियंत्रक, प्रतिरोध का चिन्ह बना दो और उसके बाद तीर का निशान लगा दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारे पास प्रतिरोध का चिन्ह हो गया। उसके बाद क्या है एमीटर, उसके बाद क्या है सर आमीटर है ना। तो ये हमारे पास एमीटर का चिन्ह है और ये हमारे पास वोल्ट मीटर का चिन्ह है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इतने सारे उपकरण देखे हैं, इन सभी उपकरण में मैं आपको बता दूं कि एक ये वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण जिसे समांतर क्रम में जोड़ना, बाकी के जो भी उपकरण हैं सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, राइट। तो ये सब उपकरण के बारे में आपने देख लिया। अब बात आती है ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम हम कहते किसे हैं सर, है ना। ओम के नियम को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे यानी ओम्स लॉ के बारे में, राइट। ओम के नियम को समझने से पहले यहाँ पे सब समझ लो, विभवांतर, है ना। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और यहीं पे प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक पूछे तो आप कहेंगे ओम मीटर, राइट। हाँ, ओम के नियम क्या है इसे सत्यापित कीजिए अगर ऐसा पूछे तो। हमारे पास देखो आंसर मैंने लिखा कि अगर किसी चालक के भौतिक, यहां पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो यहां पे क्या कहता है, अगर किसी चालक तार हो गया, कोई तार हो गया ले लो, ठीक है। अगर किसी चालक तार के भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, मतलब उसको उसका जो टेम्परेचर वो स्थिर रखा जाए, एक जैसा रहे, ठीक है। तो भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच, इसके दोनों सिरों के बीच जो है उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, जैसे कि चालक तार है, ये चालक तार है, इन चालक तार के चालक तार का जो है ना भौतिक अवस्था एकदम सेम होना चाहिए, यानी अचर ताप होना चाहिए, नियत ताप कह सकते हैं, वो होना चाहिए, है ना। उसमें अगर ऐसा है तो भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए इस चालक तार का, तो इसके दोनों सिरों, एक ये सिरा एक ये सिरा, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी V, है ना, एवं इसमें बहने वाली धारा, धारा यानी I, है ना, धारा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती मतलब कुछ इस तरीके का चिन्ह होते हैं, ये समानुपाती होते हैं जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो ये समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब ये हुआ कि एक चीज को जैसे बढ़ाएंगे दूसरा चीज वैसे ही बढ़ेगा, मतलब जैसे कि जिस तरीके धारा बढ़ाएंगे उस तरीके से भी विभवांतर बढ़ेगा, है ना, वोल्ट बढ़ेगा, इस तरीके से है ना। तो भाई ये हमारे पास जो है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कह लो, इसको हटाने के लिए हटाएंगे तो एक सूत्र का निर्माण, है ना, आएगा। जैसे ये V है तो V हो जाएगा, समानुपाती के जगह के अगर जगह पे अगर बराबर रखते हैं तो I के साथ यहाँ पे R का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और R जो हो जाएगा वो नियतांक हो जाएगा, है ना। तो V बराबर IR हमारे पास सूत्र आया। ओम के नियम से एक ये फॉर्मूला आया सर, V बराबर IR, और इस पे क्वेश्चन सब भी सॉल्व होते हैं, है ना। अब इसी चीज को आगे समझते हैं कि रेखा में समझो कि जिस तरीके से जैसे धारा बढ़ाएंगे वैसे ही विभवांतर बढ़ेगा, है ना। समानुपाती का मतलब ये होता है। यहाँ पे देखो हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है, और विभवांतर घटने
से धारा भी घट जाता है। मतलब एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज बढ़ेगा और एक चीज को घटाएंगे तो दूसरा चीज भी घटेगा, है ना। यही समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर घटने से धारा भी घट जाता है, अर्थात इनमें अनुक्रमानुपाती संबंध है या समानुपाती कह सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध के बारे में हम समझते हैं सर। ये प्रतिरोध होता क्या है, राइट। प्रतिरोध, यहां पे मैंने लिखा कि प्रतिरोध चालक का वह गुण है। प्रतिरोध चालक का, प्रतिरोध जो चालक तार, कोई भी तार ले लो, तांबा उम्बा किसी का, तो उस चालक तार का प्रतिरोध वह गुण है जिसमें वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह का जो है ना वो विरोध करता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो प्रवाह का विरोध करता है, चालक के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। और ओम के नियम के उपयोग से यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिरोध इक्वल विभवांतर बटे में धारा होता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बराबर विभवांतर बटे में धारा होता है, आर बराबर वी बटे आई, है ना। ये हमारे पास होता है। देखो प्रतिरोध जब भी पूछे, प्रतिरोध मतलब धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, है ना। सब तार में अलग अलग प्रतिरोध होते हैं। जैसे लोहे का तार लोगे तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, चांदी का तार लोगे तो उसमें प्रतिरोध कम होता है ना। तो आप देखो जिसमें कम प्रतिरोध होगा उसमें बिजली ज्यादा बहेगी, अच्छे से बहेगी, राइट। अब आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 11.3 है। अब इसको बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे सर, है ना। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, ये कह रहा है पहला। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको, है ना। यहां लिखेंगे हल। कहता है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12 वोल्ट है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब आर, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी आर, रेजिस्टेंस हमारे पास है 1200 ओम है ना, 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, 220 वोल्ट स्रोत से, है ना। यानी वी विभवांतर हमारे पास है 220 वोल्ट। तो कितनी धारा लेगी, मतलब आई बराबर आपको ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर होता है सर। तो V हमारे पास कितना है, 220 है। अब बराबर में I हमारे पास कितना है, I ही रहेगा, और गुने में R कितना है, 1200 है ना। अब यहां से काटेंगे, क्या करेंगे सर, काट देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, आई बराबर डायरेक्ट निकालेंगे कि आई बराबर कितना हो जाएगा, तो 220 तो 220 और बट्टे में ये 1200 हो जाएंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे काट सकते हैं 11 दूना 22 और 60 दूना 120 कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आई बराबर कितना, 11 बटा में 60। विद्युत धारा निकला, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं। 60 बटा 11 आया। अब वहीं बी का ज्ञात करते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध मतलब आर बराबर हमारे पास है 100, है ना, 100 ओम है, ठीक है। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी, मतलब V हमारे पास जो है वो 220 वोल्ट है ना। स्रोत से कितनी धारा लेगी, मतलब I आपसे पूछा जा रहा है, I बराबर कितना होगा सर, है ना। तो I बराबर, तो आपको पता है कि I हमको ज्ञात, सॉरी, I ज्ञात करना है सर। तो ओम के नियम से चलेंगे, ओम के नियम से
नियम से। ओम के नियम सूत्र क्या कहता है, V बराबर IR। तो V का मान हमारे पास है 220 वोल्ट और I हमारे पास कितना है सर, है ना, I हमारे पास कितना है, नहीं है, I निकालना है, गुने में R यानी रेजिस्टेंस हमारे पास 100 ओम है। अब यहाँ से काट सकते हो ना, तो पहले आप देखो 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट ये 100 है, गुना में तो बट्टा में आ जाएगा, 100 लिखो बराबर धारा। अब काटने वाला है तो काटो, ये 0 से 0 काटो, 11 दूना 22 और 5 दूना 10, है ना। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, रुको इसको मिटाने दो, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं है, इसको मिटाने दो हमको, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे भाई देखो ये 220 है तो 220 और बट्टे में 100 हो जाएंगे बराबर धारा, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 10 से 22 में भाग देंगे तो हमारे पास धारा बराबर कितना हो जाएगा, 2.2 आ जाएगा, यही ना हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर। लो आ गए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 11.3 को आपने बेहतरीन तरीके से सर सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे ना, चलो ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 11.14 है और इसको हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, जब कोई विद्युत हीटर, वही क्वेश्चन है शायद, नहीं अलग है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है मतलब विद्युत धारा का मान है 4 एम्पीयर, राइट। 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, विभवांतर यानी V बराबर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, है ना, कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। 120 वोल्ट बढ़ा देने के बाद पहले यहाँ पे देखो 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगी, तो वो ज्ञात करना है। विद्युत धारा लेगी कितनी, विद्युत धारा लेगी जबकि विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, नियम से V बराबर क्या होता है सर, IR होता है, राइट। V का मान है 60 और I का मान है 4 और गुने में R है तो R, काटो 15 चौका 60, है ना, 15 चौका 60 कट गया, तो R बराबर हमारे पास 15 ओम आ जाएगा, राइट। R यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध हमारे पास हो जाएगा 15 ओम। ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, हम ही गायब हो गए थे, हमको लगा कैमरा वाला फ्रीज हो गया। तो रेजिस्टेंस हो गया ये। अब कहता है विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, तो हम लिखते हैं विभवांतर, विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ाने पर। अब पसीना, अरे लाइट तो कटा हुआ है तो एसी कैसे ऑन करें, है ना। विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ाने से, बढ़ाने पर, राइट। तो विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ाना है, अच्छी बात है। तो 120 वोल्ट बढ़ा देंगे तो V बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 120, है ना। तो ओम के नियम से चलेंगे, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। V का मान है 120, अब बराबर हमें तो विद्युत धारा ही तो ज्ञात करना है, तो I रहेगा और गुने में R हमारे पास कितना है 15, तो 15 रहेगा, है ना। ये आ गया 15 × 120 काट दिए, तो विद्युत धारा का मान हो जाएगा 8 एम्पियर। ये रहा हमारे पास आंसर, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आइए। हाय देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चालक तार का प्रतिरोध,
है ना। आर किस पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक तार है, कोई चालक तार है, उस चालक तार का अगर आपसे कोई पूछे कि उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, है ना। तो देखो प्रतिरोध जो होता है ना, कोई भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक तार की, तो पहला लंबाई पे। अगर चालक तार मतलब कोई भी, जैसे बिजली खींचते हैं ना, अब बहुत दूर से खींच करके लाएंगे ना, तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जितना वोल्टेज चाहिए उतना आपको वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, अच्छे से बल्ब नहीं जल पाएगा, डिम जलेगा। पहले बिजली में यही ना हाल होता था कि वोल्टेज नहीं रहता था, है ना। तो चालक तार की लंबाई अगर बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रतिरोध जानबे करते कि धारा के प्रवाह का विरोध करता है ना। तो फिर धारा अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरा, तार की मोटाई पर, अगर तार की मोटाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा उसमें, है ना, बिजली अच्छे से बहेगी, राइट। और दूसरा, तीसरा हमारे पास है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब मेरे भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसकी प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। मेरे भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं आपको समझाता। कोई भी अगर आप तार लेते हैं तो वो तार क्या होता है, बेलनाकार होता है। मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हमारे पास बेलनाकार होता है। कोई भी तार जैसे लंबा खींच दिए, छोटा छोटा भी ले लीजिए, पतले पतले, तो वो बेलनाकार तार रहता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि ये तार का जो ऊपरी भाग होता है ना, वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ये ऊपरी भाग कैसा है, किस आकार का है, वृत्ताकार है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसे ये चालक तार है, तो चालक तार के ऊपरी भाग जो होता है वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ऊपरी भाग आप देखिए कैसा है, वृत्त है, वृत्ताकार नजर आएगा, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसको हम ए से दर्शाते हैं, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं, और ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। और इसकी प्रतिरोधकता निर्भर करता है इसी पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, है ना। ये हमारे पास रो का चिन्ह है, ये रो है। रो हमारे पास देख सकते हैं प्रतिरोधकता, है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है ना। रो को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका संकेत रो होता है, प्रतिरोधकता का संकेत रो होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है सर, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। और रो बराबर क्या होता है सूत्र, आर ए बट्टे में एल। रो बराबर क्या होता है, आर ए बट्टे में एल। क्या मैंने बोला, रो बराबर जो होता है वो आर ए बट्टे में एल। मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ ये बताइए सर। मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधकता बराबर जो होता है आर ए बट्टे एल। आर हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। ए हमारे पास क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और एल क्या है, चालक तार की लंबाई है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आइए सर हम लेते हैं, लो मेरे भाई 11.5 है ये हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, कोई धातु है और उसके 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। सारणी 11.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो भाई इस आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं प्रतिरोधकता यानी रो बराबर ये आर ए बट्टे एल होता है। तो इसमें कहीं भी सेल्सियस का जिक्र नहीं किया गया है ना, कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हो या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, इसका जिक्र नहीं है। तो इसको हम गोली मारेंगे। सबसे पहली बात है, देखेंगे किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार मतलब क्या हुआ कि एल बराबर हमारे पास है 1 मीटर। ठीक है, तार 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। प्रतिरोध मतलब आर बराबर हमारे पास, आर बराबर जो है वो 26 ओम है, 26 ओम है। यदि तार का व्यास कितना है, यदि तार का व्यास जो है वो 0.3 mm है,
व्यास, तार का व्यास मतलब d बराबर जो है वो 0.3 mm है ना। तो इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, मतलब आपको रो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? रो ज्ञात करना है, राइट। क्या है? सारणी 11.2 का उपयोग करके तार की पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हमें सारणी में जाना ही नहीं है, हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो रो बराबर देख सकते हैं कि RA/L है। L की वैल्यू हमको दे रखी है, R की वैल्यू हमको दे रखी है, लेकिन A का मान नहीं है। A क्या होता है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो हम कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, A जो होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो A हमारा समझो कि निकल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि D बराबर हमको दे रखा है, यानी व्यास दे रखा है। जब व्यास दे रखा है तो हम आसानी से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो इस पर फिट कर देंगे, हमारा A ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है सर कि D बराबर 0.3 mm है, तो इस मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे पहले। तो सर मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, किस में? 10 के पावर -3 से। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम मीटर में कन्वर्ट किए तो अब इसको गुना करेंगे तो देखो ये दशमलव हटेगा तो बट्टे में कितना? 10 पड़ेगा। अब कितना होगा सर? D बराबर बताइए, है ना। अब अगर D बराबर पूछेगा तो कितना होगा सर, ये बताइए। तो मेरे भाई देख लो, अगर आपसे कोई कहेगा कि D बराबर कितना होता है ये करके बताइए, तो देखो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 × 10 के घात -4। अब कहोगे कैसे? तो मैं बताता हूं। जैसे कि 3/10 है और गुने में इधर क्या है? 10 के पावर -3 है। माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं सर? 1 के बट्टे में उसको लिख देते हैं। तो 10 के पावर -3 माइनस हटाने के लिए 1 के बट्टे में 10 के पावर 3 लिख देंगे। जब इसको गुना करेंगे 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, और बट्टे में 10 के पावर 3 और गुने 10 है। जब हम इन सभी को देख लेंगे तो ये 10 के पावर 4 हो जाएगा। कैसे? कैसे होगा? क्योंकि 10 के पावर 1 छिपा रहता है। जब पद समान हो, चिन्ह समान हो, है ना, तो गुना जब करते हैं तो हमारा क्या होता है? जब चिन्ह समान हो यानी पद समान हो, है ना, तो घात जुट जाता है। पद समान हो तो पद रहेगा और घात जुट जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा, है ना। तो 3 बट्टे में 10 के पावर 4 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर कि 3 के बट्टे में 10 की पावर 4। तो 3 के बट्टे में 10 की पावर 4 को आप ये भी तो लिख सकते हैं 3 गुने में 10 के घात -4, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि 3 गुने 10 के पावर -4, राइट। ये मैंने लिख दिया, है ना। अब इतना करने के बाद सर अब आपको क्या करना है सर? जो करना है वो तो करवे करेंगे। अब आपको सर करना क्या है? देखो D है तो R ज्ञात करेंगे। R बराबर क्या होता है? D/2, मतलब इसके बट्टे में 2 हो जाएगा। मतलब R बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुने में 10 के घात -4 और बट्टे में 2। जब इसको तोड़ेंगे तो 3 में भाग देंगे 2 से तो 1.5 होगा। 1.5 गुने 10 के पावर -4, R बराबर आ गया। अब ये R आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि A जो होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी चालक तार A क्या है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ना। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी πr² के बराबर होता है। तो इस स्थिति से हम अगर इसको सॉल्व करें, पाई का मान कितना होता है सर? 22/7 और गुने में 22/7 ले ले या 3.14 ले ले। 3.14 लेते हैं, चलो। पाई का मान 3.14 और गुने में R हमारे पास कितना है सर? R की वैल्यू ये है, R² है तो हम लिखेंगे 1.5 और गुने में 10 के पावर -4, फिर गुने में 1.5 और 10 के पावर गुने में लिखेंगे 10 के पावर -4। ये क्यों हुआ जानते हैं? ये इसलिए हुआ क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, सिंपल। तो 3.14 गुने 1.5 गुने 1.5 गुना करके लिख लो, है ना। फिर उसके बाद इसका अलग गुना करके लिखना। तो आइए हम गुना करके देखते हैं सर। आप क्या करो, दशमलव छोड़ो,
आप डायरेक्ट गुना कर लो पहले किस में, 314 है ना, 314 गुने में कितना 15, फिर गुने में 15, अरे मैंने गुना गलती कर दिया लगता है, 314 गुने 15 है ना, गुने फिर 15, सही है किए थे। कितना आया मेरे भाई 70650, ये आया हमारे पास। अब ये आ गया। अब मेरे भाई हम तो ये डायरेक्ट गुना किए थे, लेकिन अब दशमलव बैठाना है ना, तो देखो दशमलव के बाद इधर 2 अंक, दशमलव के बाद इधर 1 अंक, दशमलव के बाद इधर 1 अंक, टोटल 4 अंक हुआ। अब 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, तो 1 2 3 4 यहाँ पे बैठेगा, 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 7.0650 आ गया। अब गुने में 10 के पावर -4 और गुने में 10 के पावर -4, तो पद समान है तो पद रहेगा, पावर जुट जाएगा तो मतलब -8 हो जाएगा। ये मैंने कर दिया सर, तो ये हमारे पास क्या हुआ सर, आंसर निकल करके आ गया, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर सही है ना। अब यहां से क्या करेंगे, बट्टा में ये तो आ गया सर, इतना आ गया हमारे पास। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्या सर, ए बराबर तो ये आ गया है ना, मतलब अब यहाँ पे रो ज्ञात करेंगे, यानी प्रतिरोधकता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे सर, प्रतिरोधकता ज्ञात करेंगे। तो आइए प्रतिरोधकता ज्ञात करते हैं, यानी रो बराबर है ना, पहले आर ए बट्टे में एल है, तो आर का मान कितना है सर, आर का मान 26 है, 26 और गुने में ए की वैल्यू ये पूरा रख दो, 7.0650, जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दो, गुने में 10 के घात -8, ये आ गया। और बट्टे में एल हमारे पास क्या है, 1 है, एल हमारे पास 1 मीटर है, तो 1 लिख दो, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करो, 26 से गुना कर लो 7.065 में। तो आइए गुना करके लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग होशियार है, गुना तो आता ही होगा ना, लो गुना करते हैं। 7.0065 गुने में कितना सर, 26, लो मतलब 183.69 आया है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 183.69 और गुने में ये 10 के पावर -8 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर -6 और गुने में 10 के पावर -2, ये मैंने लिख दिया है ना। इसको लिख दिया, इसलिए लिख दिया ताकि पॉइंट आगे हम बढ़ा सके, है ना। अब हम क्या करेंगे सर, ये 10 के पावर -2 है, इसका मतलब क्या हुआ समझे, 10 के पावर -2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/100, यही ना हुआ। 10 के पावर -2 का मतलब हुआ 1/100। कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। 10 के पावर -2 का मतलब ये हुआ कि माइनस हटाने के लिए हम क्या करते, 1 के बट्टे में हम 10 को लिख देते, 10 का स्क्वायर, तो 1 बट्टे में 100 हो जाएगा, राइट, यही ना होगा। 1 बट्टे में 100 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 बट्टे 100 लिखेंगे, तो 100 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो डायरेक्ट हम भाग देते हैं। 10 के पावर -2 मतलब क्या हो, 1 बट्टे 100 है, तो 100 से इसमें भाग देंगे, तो जब 100 से इसमें भाग देंगे तो 100 पर 2 को 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, इधर तो दशमलव ही है, 1 अंक 2, यहाँ से दशमलव बैठेगा, मतलब 1.8369 और गुने में बच जाएगा 10 के पावर -6, ये आ गया है ना। उसका मान से हम भाग दे दिए। अब मैं क्या करूंगा सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ा करके, ये रो बराबर है ना, लो रो बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई 1.8369 है, क्या 1.83 है, एक पॉइंट बढ़ा के स्टॉप कर सकते हैं, मतलब 1.839 है ना, 3 के जगह पे एक पॉइंट बढ़ा दे, 4 कर दो, इतना कर दो, और गुने में 10 के पावर कितना हो जाएगा सर, है ना, कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और यही हमारे पास आंसर है। रो यानी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है, ओम मीटर होता है, और लो यही आंसर हो जाएगा, राइट, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, लो हाँ। अब देखो यहाँ कहता है क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जूल का नियम कह लो या जूल का उसमें प्रभाव कह लो
या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कह लो, तीनों तरह से पूछ सकता है जूल के नियम को। तो इसका आंसर क्या देंगे, तो देंगे जूल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ आप देखे थे हमने बनाया था जिसमें बैटरी लगा हो, कुंजी लगा हो, है ना, बल्ब लगा हो, है ना, वही होता है। तो जूल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में यदि आर प्रतिरोध में आई धारा को समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार क्या होता है, गर्म होने लगता है, यानी हीट होने लगता है। जैसे मान लो यही डिजिटल पैनल है, लंबे समय तक मतलब करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे तो इसका वायर हीट हो जाएगा, है कि नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे जूल के नियम के अनुसार एक फॉर्मूला निकल के आता है एच हमारे पास ऊष्मा होती है। एच बराबर क्या होता है सर, I² RT होता है। तो इस पर हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए लो, है ना, किसी 4 ओम प्रतिरोध, है ना, मतलब R बराबर है 4 ओम, राइट, प्रतिरोध से प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब हमारे पास टाइम जो दे रखा है वो 1 सेकेंड दे रखा है, राइट। 1 सेकेंड में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, मतलब विद्युत धारा I बराबर है 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए, ऊष्मा मतलब H बराबर, तो H बराबर फॉर्मूला है I² RT, यही ना है। इस पे हम पुट करेंगे I² मतलब 5 का स्क्वायर, I के जगह पे गुने में R के जगह पे 4 है और गुने में T के जगह पे 1 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना 25 है, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 100। ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ऊष्मा हमारे पास आ गया 100, यही तो आंसर हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, हाँ, इसका ऐसे मात्रक भी डाल सकते हो, ऊष्मा का ऐसे मात्रक जूल। लो, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं सर, विद्युत शक्ति को समझ लेते हैं, पावर। किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा, है ना, आर प्रतिरोध में धारा को निरंतर प्रवाहित करने के लिए एक कार्य की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो आपने देखा कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा यानी बैटरी द्वारा, है ना, प्रतिरोध में धारा को निरंतर प्रवाहित करने पर, निरंतर भेजने पर, है ना, ऐसा भेजने से किए गए कार्य के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे P से दर्शाते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। इसका फॉर्मूला P बराबर W/T होता है। इसका एक और फॉर्मूला है, उस पर हम सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। को विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। तो विभव या विभवांतर हमारे पास जो है वो हमारे पास कितना है सर, 200, अरे चल क्यों नहीं रहा है, 220 वोल्ट है, कुछ तो बैठ गया है लगता है ना। जनित्र से संयोजित है, तो यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब I हमारे पास है 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए, मतलब P आपको ज्ञात करना है, पावर, शक्ति। तो मेरे भाई शक्ति बराबर P बराबर फॉर्मूला हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, V गुने में I। तो V हमारे पास 220 है और गुने में I हमारे पास कितना है, 0.50 है, राइट। मेरे भाई देखो, दशमलव हटेगा तो बदले में 1, इसका 2 संख्या तो 2 जीरो, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 22 गुने 5 होगा, 22 गुने 5, तो 22 पंचे कितना होगा 110। तो P का मान आ गया 110। शक्ति, और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, उसके लिए हम W लगा देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं सर, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं सर, विद्युत ऊर्जा बताओ। तो देखो, शक्ति तथा समय के गुणनखंड को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। शक्ति मतलब P और गुने में समय यानी T, इसी के गुणनखंड को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, है ना। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन देखना है तो लास्ट के 2 छोटा टॉपिक है, वो पुरानी वीडियो से देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।